वाकई आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जो इजराइल को बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। जी, बड़ा दावा इजराइल की तरफ से एक जो कर दिया गया वो गलती में किया गया या जानबूझकर किया गया, उसने इजराइल को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। काफी कुछ खबरें हैं, सीरिया से जुड़ी खबरें हैं, एक एक खबर आपको दिखाऊंगा और क्या कुछ खबर इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं जरा मैं पहले आपको बता देता हूं। क्या नेतन्याहू सरकार के और भी मंत्रियों के खिलाफ जारी होगा गिरफ्तारी वारंट। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री ने फिलिस्तीन को लेकर इजराइल का बड़ा प्लान कर दिया है लीक। इसी के साथ जो दूसरी बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, खबर है कि इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री के दावे से हिली नेतन्याहू की सरकार अब अपने ही देश के मंत्री को बता रही झूठा। तीसरी जो खबर मैं आपको दिखाऊंगा, खबर है गजा से जुड़ी। एक बार फिर धधक उठा गजा, आखिर कहां और किसने दागी मिसाइल, किसको हुआ भारी नुकसान। चौथी खबर जो हमारी होगी वो ये कि इजराइल से संबंध खत्म करेगा एक और देश, क्योंकि जबरदस्त प्रदर्शन से शहर उठी है उस देश की सरकार। पांचवी खबर इजराइल से जुड़ी हुई है। दरअसल इजराइल पर फिर दागी गई हैं ताबड़तोड़ मिसाइलें। हिजबुल्लाह से तो सीजफायर हो चुका है, फिर किसने कर दिया यह बड़ा हमला। और आखिरी खबर यानी छठी खबर होगी सीरिया से जुड़ी, जहां सीरिया का एक शहर खंडहर में तब्दील हो गया है। वीडियो भी दिखाएंगे आपको। आसमान से बरसे हैं बम, विद्रोही गुट या सीरिया की सेना, किसने किया हमला। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वीडियो की शुरुआत करूं से पहले वही अपील जो मैं हर बार करता हूं और आप मेरा उसमें साथ दे रहे हैं। मेरी मुहिम 10,000 लाइक और ज्यादा से ज्यादा कमेंट। अगर 10,000 कमेंट भी होंगे तो यकीन मानकर चलिए दिल खुश हो जाएगा। आप अपने दिल की बात, अपनी शहर का नाम, इनके जरिए आप मुझ तक अपनी संदेश पहुंचा सकते हैं। पहुंचाते रहिएगा, इंगेजमेंट बढ़ता रहेगा। ये रिश्ता जो द लाइव टीवी परिवार के तौर पर हम सबके बीच शुरू हुआ है वो यूं ही जारी रहे, बस इसी बात की अपील करता हूं। और बिना देर की एक खबर की तरफ लेकर चलता हूं। ये खबर सबसे ज्यादा जरूरी होगी क्योंकि सीरिया में जो कुछ हो रहा है उस पूरे धमाचौकड़ी में, बम गोला बारूद की आवाजों में एक बड़ी आवाज दब सकती है, लेकिन आपका अपना चैनल द लाइव टीवी वो आवाज दबने नहीं देगा। वो आवाज किसी और की नहीं है, वो इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री की एक खबर पढ़िए। खबर है जो मिडिल ईस्ट मॉनिटर नाम के वेबसाइट ने खबर छापी। क्या लिखा, उत्तरी गजा में जातीय सफाया चल रहा है, यानी ढूंढ ढूंढ कर फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, बख्शा नहीं जा रहा। बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, किसी को नहीं बख्शा जा रहा। और यह दावा किसका है सोच रहे होंगे आप, किसी मुस्लिम परस्त देश की तरफ से आया होगा, फिलिस्तीनियों की तरफ से ना। नाम पढ़िए, पूर्व रक्षा मंत्री हैं इजराइल के ही पूर्व रक्षा मंत्री ने बड़ा खुलासा कर दिया। क्या क्या कहा है। मोशे यालोन है जो पूर्व रक्षा मंत्री रहे किसके, इजराइल के। वो कहते हैं मैंने जो कहा मैं उस पर कायम हूं। वे यानी कि इजरायली सेना उत्तरी गजा में लगातार युद्ध अपराध कर रही है, यानी वॉर क्राइम्स को अंजाम दे रही है। हाल ही में आपने देखा ना, आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जैसे नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट को युद्ध अपराधी घोषित किया, वारंट जारी हो चुका है। अब उसकी पुष्टि करते हुए पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री सामने आए और उन्होंने क्या कहा, मैंने गजा में जातीय सफाई के बारे में जो कहा वह अधिकारियों द्वारा मुझे बताई गई बातों पर आधारित था, यानी कि एक प्लान सेट हुआ था कि गजा के हमले के बाद किसी भी तरीके से उत्तरी गजा को खत्म कर दिया जाए। और इसका दावा पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री करते हैं। जैसे यह खुलासा हुआ, इजराइल में हड़कंप मचा है। अब इजराइल की तरफ से सूख जाता है ना कि आपका एक प्लान तैयार किया आपने और प्लान अचानक से लीक हो जाए तो कैसा जवाब दिया जाता है, जरा आप समझ लीजिए। इसके लिए आगे किसे किया गया, नेतन्याहू की सरकार में जो मंत्री हैं उनको आगे किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मिनिस्टर है इजराइल के, नाम है बेन ग्वेर। उन्होंने कहा कि गजा में जातीय सफाई पर जो इजराइल के ही पूर्व रक्षा मंत्री हैं मोशे यालोन, उन्होंने जो कहा है वो सब कुछ झूठा है, काल्पनिक है और ये बहुत खतरनाक है। और ये वजह बताइए कि इसके जरिए, इन बयानों के जरिए वे दुनिया में इजराइल की छवि को खराब कर सकते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक इजरायली अपने ही देश की छवि को खराब कर रहा है, यह दावा कोई और नहीं कर रहा, उनकी सरकार के एक मंत्री कर रहा है। मैंने कहा ना, जब आपका प्लान लीक हो जाता है तो आपको समझ में नहीं आता कि उसका जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि जब आप इजराइल फिलिस्तीन की तरफ से हो, ईरान की तरफ से हो तो आप कह देंगे उन पर कोई काम नहीं है, वो चिढ़ते हैं हमसे। लेकिन एक इजरायली, और वो भी इजरायली रक्षा मंत्री, अगर यही बयान देने लग जाए तो कैसे उठे डिफेंड करेंगे, कैसे उसे खारिज करेंगे, समझ नहीं आ रहा। तो वैसे ही बयान है। बेन ग्वेर ने दावा किया कि पूर्व रक्षा मंत्री जो मोशे यालोन है के रूप में, यालोन जानते हैं कि इजरायली सेना दुनिया की सबसे नैतिक सेना है। यह दावा वहां के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर कर रहे हैं। बेन ग्वेर कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी के साथ अपनी
काम को करती है इजराइल की सेना, कितना करती है, सबने फिलिस्तीन में देख रखा है। अब एक खबर वहां से निकल कर आई, इन सबके बीच जब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, मोशे यालोन को गलत साबित करने में जुटे हुए हैं वहां के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर। खबर गजा से निकल कर आई, खबर पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द सिविल डिफेंस, इजराइल के कब्जे वाले बलों ने यानी इजरायली सेना ने जबालिया जो रिफ्यूजी कैंप है उसके ताल अल जातर इलाके में अल अराज परिवार संबंधित एक जो रिहायशी इमारत थी उस पर भारी बमबारी की। इस जबरदस्त हमले में 40 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मारे जाने की खबर है। अब ये जातीय सफाया है या नहीं, मेरे व्यूअर्स कमेंट करके जरूर बताएं कि जो दावा इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री मोशे यालोन ने कर दिया है, क्या ये उसकी पुष्टि होती हुई नजर नहीं आती है? जहां एक तरफ फिलहाल जो नेतन्याहू की सरकार में मंत्री कहते हैं कि इजराइल की सेना कितनी नैतिकता निभाती है, देख लीजिए। रिहायशी इलाकों में रिहायशी इमारतों पर हमले हो रहे हैं और 40 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो जाती है और कहते हैं ये इजराइल की सेना नैतिकता निभा रही है। खैर, आगे खबर एक और दिखाता हूं, देख। कुदस न्यूज है नेटवर्क, उसने बताया कि इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं, यानी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, बेन ग्विर ने कहा है कि पुलिस को कह दिया कि जितने भी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनको उतारा जाए। मस्जिद किसकी होती है? यहूदियों की तो नहीं होती, किसकी होती है? मुसलमानों की, फिलिस्तीनियों से जुड़ी है। तो उनके लिए अब ये सब किया जा रहा है कि अब लाउड स्पीकर उतारो। अभी हाल में आपको मैंने एक वीडियो दिखाई थी तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, वहां पर पुलिस ने जो मस्जिद के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें खदेड़ा जा रहा था, तमाम खबरें आ रही थी। अब ये काम वहां पर किया जा रहा है जबरदस्ती उन्हें परेशान करने के लिए। कब से हो रहा है? जब से सीज फायर हिजबुल्लाह के साथ हुआ है तब से। अब खबर पढ़िए। इजरायली मंत्री हैं इतावार बेन ग्विर, उन्होंने कहा मैं गजा से जो माइग्रेशन हो रहा है उसके लिए लगातार प्राइम मिनिस्टर यानी नेतन्याहू के साथ मिलकर काम कर रहा हूं और इस मुद्दे के संबंध में मैंने लगातार खुलेपन को देखा है कि जी हां, ये काम खुले तौर पर किया जा रहा है। अब आइए प्रेस टीवी की खबर, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था क्या खबर दिखाऊंगा। उनमें से एक खबर यह थी कि एक बड़ा देश है जो अब पूरी तरह से घिर गया है, क्योंकि 1,25,000 लोग अचानक से सड़क पर उतर आते हैं और सड़क पर उतरकर इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। प्रेस टीवी की खबर है कि फिलिस्तीन के समर्थन में 1,25,000 लोग सड़क पर उतरे, लंदन की सड़क पर उतरे और वहां पर अपनी सरकार पर दबाव बनाया कि इजराइल के खिलाफ बोलिए और फिलिस्तीन का समर्थन कीजिए। इसको लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है, इस तरह का दावा किया गया। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक ऑक्सफोर्ड यूनियन बनाया, उसने एक ऐसे सर्वे किया, वोटिंग कराई सबसे कि क्या इजराइल ठीक है या फिलिस्तीन ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें बताया गया कि इस पूरी वोटिंग के दौरान इजराइल एक नरसंहार के लिए जिम्मेदार रंगभेदी राज्य है, यानी ये सीधे सीधे फिलिस्तीनियों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, जिसका खुलासा खुद पूर्व रक्षा मंत्री मोशे यालोन ने किया, उसका सपोर्ट करते आए। जिसमें बताया सोसाइटी के अध्यक्ष ने गजा पर इजराइल के युद्ध को प्रलय के रूप में उसकी निंदा की और यही नहीं, इजराइल समर्थक वक्ता को बाहर भी निकाल दिया, फटकार कर बाहर निकाल दिया गया कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इस पूरी डिबेट के दौरान। और जब वोटिंग कराई गई उसमें पाया गया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े बहुत बुद्धिजीवी माने जाते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, उसी का यूनियन है और उसी से जुड़ी हुई खबर है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन की तरफ से ये डिबेट की गई और उसके बाद लास्ट में जब मतदान कराया गया तो उन्होंने इजराइल को एक लगातार फिलिस्तीनियों के खिलाफ युद्ध अपराध करने वाला एक देश करार दिया। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति आते हैं सामने और निकोलस मादुरो कहते हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई इस दुनिया में न्यायपूर्ण तरीके से देखना चाहते हैं, पूरी दुनिया को चले, तो आपको सबसे पहले फिलिस्तीन के मुद्दे पर सबके सामने आकर उसका समर्थन करना होगा। हम इसको मजबूत तरीके से इसका समर्थन करना जारी रखेंगे, यानी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। अब खबर आई है कि देखो, बात चल रही थी गजा की तरफ से एक बड़ा हमला इजराइल पर अब तक नहीं हुआ, लेकिन खबर ये थी हिजबुल्लाह पिछले जब से सीज फायर हुआ, सीज फायर से 1 घंटे पहले भी इजराइल पर हमला हुआ। अब हिजबुल्लाह से तो हो गया सीज फायर, इजराइल तोड़ जरूर रहा हो, लेकिन एक बड़ा हमला इजराइल पर हो गया। देखिए हमला कर किसने दिया? हमला किया है यमन की तरफ से। जी हाँ, खबर पढ़िए। यमन से कब्जे वाले फिलिस्तीन पर दागी गई मिसाइल में 4 इजरायली बड़े बुरी तरह से घायल हुए। तेहरान की IRNA ने इसे बताया है कि जो यमन से एक लगातार ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद खबर आई कि इजराइल में 4 इजरायली घायल हुए हैं, इस तरह की खबर बताई गई है। चलिए अब एक वीडियो दिखा देता हूं सबसे पहले, ये बड़ा जबरदस्त वीडियो है, इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। तो आपको हर तरफ आग नजर आ रही होगी, गाड़ियां देखिए कबाड़ में तब्दील हो चुकी, बहुत तेज तेज सायरन बज रहा है, गाड़ी देखिए हालात क्या है, लोग दहशत में हैं।
पूरे मतलब ये लग रहा पूरा इलाका कबाड़ में खंडर में तब्दील हो गया। जितनी गाड़ियां खड़ी थी कबाड़ में तब्दील है, मलबा सड़कों पर पड़ा हुआ है और गाड़ी धू धू कर जल रही है। ये एक एक वीडियो, एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं। लगातार सायरन की आवाज़ आ रही है। पुलिस भी हो सकती है, वहां पर एम्बुलेंस भी पहुंची हो सकती है। ये किसने हमला किया, कहां से तस्वीर निकल कर आई है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस तस्वीर, इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। वहां पर सुरक्षा बल भी लगातार पहुंचे और वो राहत बचाव के लिए लगे हुए हैं, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है इसमें। और इसको लेकर दावा किया गया है ये उस हमले के बाद की तस्वीर है जिसे रूस और सीरिया की आर्मी ने मिलकर इदलिब, सीरिया के इदलिब शहर में निशाना बनाया। किसको? विद्रोही संगठन जो है उनकी जानकारी मिली थी और उसके बाद अचानक से ऊपर से वॉर प्लेन जाता है, यानी लड़ाकू विमान उड़ते हुए जाते हैं और इस इलाके में बमबारी कर देते हैं। कौन कौन करते हैं? रशिया और सीरिया की लड़ाकू विमान करते हैं और उसके बाद इस तरह के हालात वहां बनते हुए नजर आते हैं। प्रेस टीवी ने भी खबर छापी, लिखा कि अलेप्पो के उत्तर पश्चिमी प्रांत में एसडीएफ की जो बल है और जो लड़ाका संगठन है उनके बीच भारी झड़प चल रही है। अलेप्पो में अलग चल रही है, जो मैंने अभी वीडियो दिखाई वो इदलिब से सामने आई थी। चलिए आगे और भी कई खबरें हैं जुड़ी हुई। प्रेस टीवी की खबर है सीरिया से। सीरिया की मीडिया का कहना है कि जो ये लड़ाका संगठन है 3 दिनों के हमलों में मरने वालों की तादाद इनमें 1000 हो गई। यानी इनका दावा है कि सीरिया की सेना जिस तरह से इनसे लोहा ले रही है उसमें अब तक विद्रोही गुट के 1000 लड़ाकों की मौत हो चुकी है। इस तरह का दावा सीरिया की मीडिया कर रही है। सीरिया की सेना का आगे कहना है कि देश के उत्तर पश्चिमी इलाके में कई इलाकों में आग लगी, अलग अलग तरह से हमले हुए, रक्षा लाइनों को मजबूत किया गया। सीरिया के सेना के उत्तर पश्चिमी इलाकों में लड़ाका संगठन से सामना किया गया, कोई भी उल्लंघन करने से रोका गया कि किसी भी तरीके से कोई गलत ना हो, खदेड़ दिए गए। तमाम तरह के दावे सीरिया की सेना की तरफ से किए जा रहे हैं। उन्होंने लड़ाका संगठनों को खदेड़ कर कलात अल मतीक इलाके तक पहुंचा दिया है। यह बताया गया कि उन्हें खदेड़ दिया गया। यह दावा सीरिया की सेना कर रही है, लेकिन वीडियोस जो सामने आ रही हैं उनको भी हमें लगातार देखना चाहिए। और मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि दूसरा यानी कि जो लड़ाका संगठन है वो भी अपनी तरफ से अलग अलग दावे कर रहे हैं। ठीक है, अब ईरान की तरफ से क्या कहा गया है? विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, इन्होंने कहा है कि जो लड़ाका संगठन है वहां पर विद्रोही गुट है असद सरकार के खिलाफ, उनके खिलाफ जो ये पूरा का पूरा विवाद संघर्ष चल रहा है वो उसका समर्थन करता है। यानी असद सरकार के साथ पूरी मजबूती के साथ ईरान खड़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान अरब देश में कहर बरपा रहे इन लड़ाका संगठन विद्रोही गुटों के खिलाफ सीरिया का समर्थन जारी रखेगा। आगे क्या कदम उठाया जाएगा ईरान की तरफ से, क्या ईरान इसमें शामिल होगा प्रत्यक्ष तौर पर अभी खबर नहीं है, लेकिन इससे पहले मैंने खबर दिखाई थी ईरान इसलिए भी नाराज हो गया। एक तो शिया समुदाय के जो मोहम्मद साहेब है उनके नाती, उनके जो संग्रहालय में रखे हुए तमाम साजो सामान थे उनसे छेड़खानी की जा रही थी। यही नहीं, काउंसलेट पर हमला कर दिया गया, तो इसको लेकर ईरान आग बबूला हो गया था। अब खबर क्या है कि जो विद्रोही गुट है उनकी तरफ से एक खबर दी गई उनके सूत्रों के हवाले से कि हमजा डिवीजन जो है एसएनए वो कमांडर अलेप्पो में गायब हो गया है। यानी अलेप्पो पर अब तक कब्जा था और कहा गया है कि अब वो गायब हो गया है। साथ ही अलेप्पो में मुस्तफा डिवीजन के 3 नेताओं से भी संपर्क टूट गया है। यानी एक एक करके सारे ये लड़ाका कहां जा रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। अब एक बयान है, पहले बयान सुनिएगा कि एक व्यक्ति हत्थे चढ़ा और उसके बाद क्या कुछ कहा गया, पहले सुनिए। وانت انا من تابع؟ انت من تابع؟ انا والله ضميت جديد انا بوصل البيع كان الشهر الدبابات كانت تركيب كانت تدعمكم والدعم तो बताया जा रहा है विद्रोही गुट का ही एक लड़ाका है और ऐसे कई और गिरफ्तार किए गए। इसमें दावा किया गया सीरिया की खुफिया अधिकारियों ने इन लड़ाकों को पकड़ा और पूछताछ में बताया। इन्होंने क्या क्या बताया, क्या तुर्की की सेना इस पूरे हमले में भाग ले रही है, क्या आपको समर्थन कर रही है? तो उसमें उस व्यक्ति जो विद्रोही गुट का लड़का बताया जा रहा है उसने कहा हाँ कर रही है। और तुर्की अधिकारी उन्होंने कहा हाँ वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। उन्होंने पूछा आप कहां से हैं, आपको पैसा कहां से मिलता है, कौन आपको इन सब लड़ाई के लिए एवज में क्या दे रहा है और कितना दे रहा है और कहां से पैसा मिलता है? उन्होंने कहा तुर्की दे रहा है। क्या वाकई तुर्की से जुड़ी ये खबरें है और कितना? उन्होंने बताया कि जिस तरह के हालात है उसमें 10,000 लीरा दिया जाता है हर हमको। क्या आपके साथ कोई विदेशी लड़ाके थे? उन्होंने कहा हमारे साथ नहीं। क्या साराकिब में विदेशी थे? सबसे ज्यादा संभावना दूसरी दिशा में है। क्या उज़्बेक उइगर लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ वो लड़ रहे हैं। ये दावा किया गया इस वीडियो के जरिए दिखाते हुए कि हाँ ये जो वीडियो में पकड़े गए उन्होंने तुर्की की संलिप्तता भी पाई है। और उन्होंने कहा उज़्बेक जो भाड़े के लड़ाके लड़ने के लिए जाने जाते हैं वो भी सीरिया में घुस चुके हैं। क्योंकि थोड़े दिन पहले एक वीडियो दिखाई थी जिसमें वीडियो में बातचीत कर रहे थे कुछ विद्रोही गुट के लड़ाके। उसमें दावा किया गया था कि उनकी लैंग्वेज सीरियन नहीं थी, सीरिया की लैंग्वेज नहीं बोल रहे थे, बल्कि वो कहां की बोल रहे थे, उज़्बेक लैंग्वेज बोल रहे थे। उसके बाद दावा किया गया उज़्बेक लड़ाके सीरिया में घुसकर ये सब कुछ कर रहे हैं। अब
इस वीडियो के जरिए भी कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। कुल मिलाकर सीरिया में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे हालात बिगड़ रहे हैं उसकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बस जाने से पहले वही अपील, निवेदन यही, ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।